गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है यहाँ पर अनुवांशिकता चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें अनुवांशिकता के बारे में बताया गया था, हेरेडिटी के बारे में। उसमें अनुवांशिकता के नियम भी बताए गए थे जो मेंडल ने दिए थे, जिन्हें मेंडल के नियम भी कहते हैं। देखिए उसमें से कुछ चीज़ रह गई थी, जैसे कि मेंडल में जो प्रयुक्त शब्दावली होती है, मेंडल ने अपने नियमों में कुछ डिक्शनरी से कुछ शब्द दिए हैं, उनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एलील क्या है, एलील या एलीलोमार या युग्म विकल्पी, ये तीनों नाम एक ही है, युग्म विकल्पी। इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है तो आप बता सकते हो। तुलनात्मक लक्षण वाले जोड़े को, विपरीत लक्षण वाले जोड़े को एलील कहते हैं, एलीलोमार कहते हैं या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे विपरीत लक्षण वाले, जैसे नर का एलील क्या होता है, तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, मादा में क्या होते हैं XX होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का कौन सा लक्षण है, नर में है, जबकि मादा में क्या है XX है। इसलिए जो एलील होगा XY होगा। तो एग्जाम्पल है कि नर का जो एलील होगा वो क्या होगा XY, क्योंकि इसमें विपरीत लक्षण है। तो यही परिभाषा है, विपरीत लक्षण वाले जोड़े को एलील या एलीलोमार या युग्म विकल्पी कहते हैं। फिर एक आता है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में क्या अंतर है। तो प्रभावी लक्षण, ऐसे लक्षण, प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं वो प्रभावी होते हैं, और जो हमें नहीं दिखाई देते वो अप्रभावी कहलाते हैं। जैसे दो विपरीत जोड़े वाले पौधे, जैसे विपरीत लक्षण वाले दो पौधे हैं, एक लंबे पौधा है, एक बौना पौधा है, इनके बीच जब संकरण कराते हैं तो इनमें से जो पौधे हमें दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे कहलाते हैं। इसलिए उसे प्रभाविता का नियम में बताया गया है। और जो पौधे हमें नहीं दिखाई देते या जो बीज या जो पुष्प हमें नहीं दिखाई देते उसे हम अप्रभावी कहते हैं या छिपे रहते हैं उसको, इसलिए हम उसको अप्रभावी कहते हैं। तो ऐसे लक्षण, जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब संकरण कराते हैं तो जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण हमें नहीं दिखाई देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी अप्रभावी लक्षण के बारे में हो गया। फिर इसके बाद आता है संकर या संकरण किसे कहते हैं, संकर या संकरण। तो इसकी परिभाषा है, जैसे मान लीजिए लाल पुष्प है और सफेद पुष्प है, इनके बीच हम संकरण कराते हैं, एक कैपिटल R मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। इनके बीच जब संकरण कराते हैं R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे आपके क्या है, लाल पुष्प वाले हैं। लाल पुष्प का क्या होता है, कैपिटल R होता है, दोनों में कैपिटल R है, और सफेद पुष्प में स्मॉल r है। तो यहाँ पर जो कैपिटल R स्मॉल r है, तो जब हम विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो हमें संतानें प्राप्त होती हैं, एक चीज ध्यान रखना है, जिसमें युग्मक समान हो, पेयर समान हो, वो समयुग्मी होते हैं और वो शुद्ध जात के होते हैं, और जिनमें युग्मक समान नहीं होते वो विषम युग्मी होते हैं, वो संकर जात के कहलाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर युग्मक क्या है, समान है, तो ये क्या है, समयुग्मी है, और यहाँ पर युग्मक क्या है, अलग अलग है, वो क्या है, विषम। यहाँ भी देखिए दोनों युग्मक समान है, ये भी समयुग्मी है, इनमें संकरण कराया गया। तो देखिए एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है, तो जो कैपिटल R और स्मॉल r है इनको क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। ये संकर जात के पौधे होते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बोलते हैं इनको। तो ये सब क्या है, संकर या हाइब्रिड। तो संकर जाति वाले पौधे क्या होते हैं, विषम युग्मी होते हैं। तो ये परिभाषा है कि संकर या संकरण किसे कहते हैं, तो जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें संकर कहते हैं, और उस विधि को हम संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे लाल और सफेद पुष्प के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो हमें संतानें प्राप्त हुई उनको क्या कहा, संकर संतानें, और उस विधि को क्या कहा, संकरण कहा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है समयुग्मी और विषम युग्मी में क्या अंतर है। तो समयुग्मी में आपको अभी बताया कि कोई भी युग्मक होता है वो पेयर में होता
कैपिटल आर स्मॉल आर ये ले सकते हो। समयुग्मी का मतलब होता है जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर या कैपिटल टी हो या स्मॉल टी अलग अलग। तो इनमें देखिए पेयर क्या है, समान है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन जिसमें युग्मक समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मी। और जिसमें युग्मक अलग अलग होते हैं जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो है क्या है, विषम युग्मी। ये पेयर विषम युग्मी है, ये पेयर विषम युग्मी है, क्योंकि इसमें युग्मक अलग अलग है। तो जिसमें युग्मक समान होते हैं उन्हें समयुग्मी कहते हैं, जिसमें युग्मक अलग अलग होते हैं वो विषम युग्मी कहलाते हैं। ठीक है, समयुग्मी क्या कहलाते हैं, इनको शुद्ध जाति कहते हैं। ये पौधे क्या होते हैं, समयुग्मी वाले पौधे, इन सब को हम क्या कहेंगे, शुद्ध जाति। और इनको क्या कहेंगे, हम संकर जाति कहेंगे, हाइब्रिड। तो जो विषम युग्मी होते हैं वो संकर कहलाते हैं और जो समयुग्मी होते हैं वो शुद्ध जाति के। इसमें जीनों में समानता होती है, इसमें जीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये समयुग्मी विषम युग्मी में भी अंतर हो गया। इसके बाद आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप जीनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, और एक होता है जीनोटाइप। तो इसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप और इसको हम कहते हैं जीन प्रारूप। वाय संरचना को देखकर जिन लक्षणों की पहचान होती है उसे फिनोटाइप कहते हैं। अब फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 3:1, जो पृथक्करण के नियम में बताया था कि 3 पौधे लंबे और 1 पौधा छोटा। तो क्या हो गया आपका, वाय लक्षण आपने देखा कि लंबे कितने हैं और छोटे कितने हैं। अब फिर इसके बाद जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर, जैसे आपने द्विसंकर सिद्ध कराया था तो उसमें कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, इस प्रकार युग्मक बने थे। तो यहाँ पर क्या है, जीन क्या है, समान है, समयुग्मी है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ की जीन 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ के जीन क्या है, समान है, 1 है। यहाँ पर जीन अलग अलग प्रकार के 2, तो 1:2:1 जो होता है वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। तो जीन संरचना के आधार पर जिसका अध्ययन करते हैं वो जीनोटाइप कहलाता है। वाय संरचना के आधार पर जिसका अध्ययन करते हैं वो फिनोटाइप कहलाता है। इस प्रकार जो है इनमें से कुछ शब्दावली थी जो आपको नहीं बताया गया था कल, तो वो आज बता दिया गया है। इसके बाद हम बता रहे थे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के बारे में आपको बताया था कि एक केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जाल जैसी संरचना, जिसे क्रोमैटिक जाल कहते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। ये केंद्रक में पाए जाते हैं और ये एक धागे जैसी संरचना के रूप में होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। सब जो भी जीव है, जैसे कि आपको बताया गया था, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, पैरामीशियम में 40, आलू में 16, मटर में 14, ये बताया गया। इसके बाद गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, तो आपको इस प्रकार की संरचना बनानी होती है। तो इसमें ये गुणसूत्र की संरचना है। इसका बाहरी भाग जो है, जो इसके चारों ओर का आवरण होता है वो कहलाता है क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के चारों ओर का आवरण कहलाता है पेरिकल, ये पहला पार्ट है। फिर इसके अंदर एक मैट्रिक्स भरा होता है, आधारी पदार्थ, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसमें डीएनए वगैरह होते हैं। मैट्रिक्स, इसमें डीएनए या अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अंदर जो पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर धागे जैसी लिपटी हुई संरचना होती है जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, और इसके अंदर माला की मोतियों के समान छोटी संरचना दिखाई देती है, मुड़ी हुई इस प्रकार। इसको, ये जो संरचना मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसको क्रोमोमियर्स बोलते हैं, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स, क्योंकि ये जो संरचना मुड़ी हुई, जो आपस में धागे आपस में गुणसूत्र के अंदर जो संरचना लिपटी हुई दिखाई देती है, वो कहलाती
कहलाता है क्रोमोनिमेटा। और क्रोमोनिमेटा में माला की मोतियों के समान छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्रोमोमियस कहते हैं। ये जो है दो गुणसूत्र जो है जब पहली बार जुड़ता है तो उनके बीच में एक संकीर्णन कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, उसको हम प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। जहां पर दो गुणसूत्र, संकीर्णन का मतलब होता है कि जहां पर दो गुणसूत्र जुड़े हों। प्राथमिक संकीर्णन जहां पर पहला एक, जब किसी गुणसूत्र में एक अदर दूसरा कोई गुणसूत्र जुड़ता है तो वो जहां पर ज्वाइंट होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, वो प्राथमिक संकीर्णन कहलाता है। सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर। फिर इसके बाद ये सेंट्रोमियर के बाद किसी किसी गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन भी बनता है। ये द्वितीयक संकीर्णन है। फिर इसके बाद गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर किसी किसी गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। और वो जो है सैटेलाइट गुणसूत्र कहलाते हैं। बहुत कम जीवों में ये पाया जाता है। कुछ जीव हैं विशेष जिनमें सेट क्रोमोसोम्स पाया जाता है। इसको जो गोल संरचना है उसको सैटेलाइट बोलते हैं, और ये जिन जीवों में पाया जाता है उसे सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इस प्रकार ये गुणसूत्र की संरचना गुणसूत्र के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं, तो ये एक आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। इनकी प्रतिकृतियों से, रेप्लिकेशन से क्या बनती है, संरचनाएं बनती हैं, संतति कोशिकाएं बनती हैं जो संतानों में लक्षणों को पहुंचाती हैं। तो ये इनके मुख्य काम होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद देखिए जब गुणसूत्र के बाद फिर आता है डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, देखिए कुछ जंतु और पौधों को छोड़कर सभी में डीएनए पाया जाता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में। क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। तो डीएनए जो होता है ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचाता है। डीएनए का निर्माण 3 प्रकार के अणुओं से होता है। एक होता है पेंटोज शर्करा, एक होता है फास्फोरिक अम्ल, और एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार। तो ये तीनों मिलकर के डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। डीएनए का एक अणु, प्रत्येक अणु एकलकों का बना होता है, मोनोमर्स का। ये सभी एकलक मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और प्रत्येक श्रृंखला जो डीएनए के प्रत्येक अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई श्रृंखला होती है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण किससे होता है, 3 प्रकार के अणुओं से, यानी पेंटोज शर्करा S, फास्फोरिक अम्ल को P और नाइट्रोजन बेस को आपको, क्योंकि मालूम है नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है pyridine। pyrimidine को आप, इसमें 2 बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन, और इसमें होता है एक थायमिन और एक होता है साइटोसिन। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि डीएनए है क्या। तो डीएनए के बारे में पूरी जानकारी थोड़ा सा जो रह जा रहा है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको कुछ बताए गए हैं जो उसकी शब्दावली है, और गुणसूत्र के बारे में आपको पूरा वर्णन दिया गया है। डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, ठीक है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है,